की कोशिश। मैं बड़ी निर्भीकता और आत्मीयता के साथ बताना चाहता हूं, नेहरू और गांधी ने विश्वासघात किया सुभाष चंद्र बोस के साथ, और नेहरू के लिए गांधी ने रो करके कहा, ये तुम भारत में रहोगे तो भारत की जनता नेहरू को स्वीकार नहीं करेगी प्रधानमंत्री के रूप में। किसी को धरा चाहिए, किसी को आकाश चाहिए, हमें तो सुभाष चाहिए। जिम्मेदार तो कांग्रेस ही है इसकी, और गांधी नेहरू जी हैं। इसके लिए जिम्मेदार मैं पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को मानूंगी कि कांग्रेस जो है उन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस को आगे आने नहीं दिया। स्वार्थ की वजह से ही सुभाष चंद्र बोस जी का नाम दबा है, ये तो पूरा 100% सत्य है कि इसमें स्वार्थ ही था। अब इसमें था कि जो नेहरू जी प्रधानमंत्री हमारे पहले बने, अगर इसके पीछे देखा जाए तो हमारा उसी की वजह से हमारा देश का बंटवारा हुआ। इसका मेन कारण तो ये है कि कांग्रेस की शुरू से ही ये नीति रही है कि वो सत्ता के लोभी रहे हैं। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, आम इंसान से उनको कोई मतलब नहीं है, आम जो गरीब जनता है उससे उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ सत्ता की राजनीति करनी है। और भारत माता रोवत घूमे तो धिक्कार जिंदगी का, लिया तिरंगा तब सुभाष ने जय जय हिंद किया हुंकार, बढ़ा हौसला तब गांधी का लई बजरंग बली का नाम। आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। हमारे साथ आज जुड़े हुए राम मिलन शुक्ल जी, जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म प्रचारक है, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सम्मान मिलना चाहिए था वो आज़ादी से बाद तक आज भी नहीं मिल पाया। आखिर इतना इतिहास में जो इतना बड़ा जो उनको अकल्प रहे, उनका वंचित रहे उस सम्मान से जो मिलना चाहिए था, उस पर इनके क्या कहना है? सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनको जितना और आज़ादी के बाद से अभी तक सम्मान मिलना चाहिए था, उनका जो इतिहास था वो किस तरह से गायब कर दिया गया, इतना आप कुछ बताना चाहेंगे? भारतवर्ष का अगर आध्यात्मिक और राष्ट्रीय मूल्यांकन किया जाएगा तो आध्यात्मिक पुरुषों की श्रेणी में बंगाल की धरती से रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये त्रिपुटी थी। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के बिना संसार में सृष्टि, पालन और नियमन का कार्य अधूरा रहता है, उसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस सुभाष चंद्र बोस के साथ वर्तमान भारत का नेतृत्व औपचारिकता का परिचय दे रहा है। आत्मीयता के अभाव में औपचारिकता का आवरण निराधार है, और उन्होंने तथाकथित स्वतंत्र भारत में इसलिए कहता हूँ स्वतंत्रता मिली हमें पर स्वतंत्र हम नहीं। सुभाष चंद्र बोस का सपना था कि अंग्रेज घुटने टेक करके, साष्टांग दंडवत करके भारत की माटी को माथे से लगा करके अपराध बोध का स्वीकार करते हुए भारत से विदा हों, लेकिन नहीं, तथाकथित राष्ट्र के कल्पित कर्णधारों ने सुभाष के साथ जो विश्वासघात किया उसी का दंड आज तथाकथित भारत भोग रहा है। आज़ादी के समय जब ऐसा लग रहा था कि एक क्रांति की तरह पूरी मसाल उठा के सुभाष चंद्र बोस जी जब आगे बढ़े, तो ऐसा क्या षड्यंत्र रचा गया कि उनके खिलाफ कि आज उनको इतिहास से ही गायब करने की कोशिश? मैं बड़ी निर्भीकता और आत्मीयता के साथ बताना चाहता हूँ, नेहरू और गांधी ने विश्वासघात किया सुभाष चंद्र बोस के साथ, और नेहरू के लिए गांधी ने रो करके कहा, ये तुम भारत में रहोगे तो भारत की जनता नेहरू को स्वीकार नहीं करेगी प्रधानमंत्री के रूप में। उनकी इस क्षुद्र भावना को देख करके, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की क्षुद्रता को देखकर, भारत का आत्मीय शक्ति संपन्न व्यक्ति कभी सत्ता पर नहीं जाना चाहता है। जो हम 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का दिन मानते हैं, वो सुभाष के राजनीतिक आध्यात्मिक जीवन के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात का दिन था। और कोई भी गद्दे पर आ जाए, कोई भी सुभाष के साथ ईमानदारी से व्यवहारिक पक्ष प्रस्तुत ही नहीं कर रहा है। और मैं एक ही बात कहना, किसी को धरा चाहिए, किसी को आकाश चाहिए, हमें तो सुभाष चाहिए। जी, जैसा इन्होंने बताया कि पूरी तरह से जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनका अगर योगदान उस समय सराहा गया होता तो आज पूरी दुनिया में जिस प्रकार से जो नाम है वो सुभाष चंद्र बोस का, वो उस लेवल तक पहुँच पाता जो आज कहीं ना कहीं वो गुमनामी में है।
तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैं अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं बॉबी निगम हूँ, पश्चिमी जिले से उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा में। और आज हम यहाँ पे 23 जनवरी को नेताजी के फूलार्पण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम मादीपुर से आए हैं और यहाँ पर हमारे सब हमारे मित्र हैं और ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और ये महामंत्री हैं जी, हमारे यहाँ पर सब एक साथ हुए हैं। जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आज सुभाष चंद्र बोस जी की जो 125वीं जयंती है उस पर आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से जो उनको उस इतिहास में जो स्थान मिलना चाहिए था वो उससे आज वंचित है, उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जी, वंचित जिम्मेदार तो कांग्रेस ही है इसकी और गांधी नेहरू जी हैं। जी, आप मैम कुछ बताना चाहेंगे? जी, इसके लिए जिम्मेदार मैं पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को मानूंगी कि कांग्रेस जो है उन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस को आगे आने नहीं दिया। नहीं तो आज अगर वो सुभाष चंद्र बोस जी अगर उस टाइम जो दुर्घटना हुई या नहीं हुई उसके पीछे क्या राज है आज कोई भी क्लियर नहीं कह सकता। खुद जापान भी वो क्लियर नहीं कर पाया कि हाँ सुभाष चंद्र बोस जी उस दुर्घटना में गए कि दिवंगत हुए कि नहीं हुए। तो अगर वो आज रहते, अगर उस टाइम वो नहीं दिवंगत हुए होते तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी ही बने होते। और आज जो हम भारत का जो रूप हम देख रहे हैं ये हमारा रूप नहीं होता, हमारा रूप भारत देश का रूप कुछ और ही होता। जो हम अपने अगर हम सोचे अपने अंतःचक्षु से तो हम देख सकते हैं कि हमारा रूप वो क्या हो सकता था भारत का। और जो आज हम धीरे धीरे हमारी जो भारत की स्थिति जो रूप बदल रहा है वो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शुरू किया, उसके बाद से जो हमारा भारत का रूप बदलना शुरू हुआ। अब आए हैं हमारे मोदी जी। मोदी जी ने हमारे भारत के रूप, उन्हीं लोगों के चिन्ह कदमों पे वो चल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, जो उनके चिन्ह कदम है उन्हीं सब कदमों को वो अपने फॉलो कर रहे हैं कि वो लोग उन्होंने जो कहा था वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं और उसी राह पे चल के और आज हमारे भारत देश को आगे दुनिया में नाम करके आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो बहुत ही सफल भी हो रहे हैं। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। आज अभी जो हुआ है पूरे देश में सबसे जो फेमस प्रधानमंत्री का नाम जो आना चाहिए तो वो हमारे मोदी जी का आया है, नरेंद्र मोदी जी का। जी, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि एक बात कही जाती है कि कुछ अगर पर्सनल जो स्वार्थ थे उन स्वार्थों की वजह से आज जो सुभाष चंद्र बोस का जो नाम है वो उस इतिहास में दबाया गया। आप इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं? जी, ये स्वार्थ की वजह से ही सुभाष चंद्र बोस जी का नाम दबा है, ये तो पूरा 100% सत्य है कि इसमें स्वार्थ ही था। अब इसमें था कि जो नेहरू जी प्रधानमंत्री हमारे पहले बने, अगर इसके पीछे देखा जाए तो हमारा उसी की वजह से हमारा देश का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान बना। अगर प्रधानमंत्री उस टाइम हमारे लौह पुरुष जो वल्लभ भाई पटेल थे वो बनते, उनका ही वोट आया था कि वहीं बनने चाहिए और उन्हीं के लिए सभी ने सम्मत दिया था कि वहीं बनने चाहिए। लेकिन वही था अपना स्वार्थ की वजह से जो था नेहरू जी बने और इसी वजह से हमारा देश 2 टुकड़ों में बटा। बांग्लादेश का हुआ विभाजन, पाकिस्तान का विभाजन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने ये मांग रखी थी कि अगर आप हमें दोगे, अगर हमें पाकिस्तान अलग करके दोगे तभी हम आपको प्रधानमंत्री बनने देंगे। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये किस तरह से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो सपनों का भारत था उसे कुछ अपने स्वार्थों की वजह से ही रोक दिया गया और आज आज़ादी के 70 साल के हो चुके हैं, उसके बाद भी उनका जो नाम है, उनका जो इतिहास में जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? इसका मेन कारण तो ये है कि कांग्रेस की शुरू से ही ये नीति रही है कि वो सत्ता के लोभी रहे हैं। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, आम इंसान से उनको कोई मतलब नहीं है, आम जो गरीब जनता है उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ सत्ता की राजनीति करनी है। वो आप तब उस टाइम भी वही चल रहा था और आज भी यही चल रहा है। वो आज से इतने साल पहले, जो 100 साल पहले भी उनका यही था। जब कांग्रेस का गठन हुआ था तब भी सुभाष चंद्र बोस जी को अधिक मत मिले थे, अध्यक्ष वही बने। लेकिन वही कांग्रेस, उस टाइम भी कांग्रेस का वही रुख था कि उन्होंने उस अध्यक्ष को सपोर्ट नहीं किया। सुभाष चंद्र जी अध्यक्ष बने और उन्हें कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया और उनको पद छोड़ना पड़ा। और आज भी यही है कि जो वो चाहते हैं वही अध्यक्ष बनता है। तो क्या है कि सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, देश के लिए कोई राजनीति नहीं हो रही है, आम जनता के लिए कोई नहीं है। तो सत्ता की लोलुपता है, इसीलिए उनको उनके किसी भी कार्य को आगे दिखाया नहीं गया और उसको छुपाया गया और अपनी राजनीति रोटियां सेकती रहे हैं और आज भी सेक रहे हैं, तब भी सेक रहे थे, कोई परिवर्तन नहीं आया। आपसे मैं समझना चाहूँगा कि किस तरह से एक परिवार जो था उस परिवार को ही सिर्फ सम्मान दिलाने के लिए, ऊपर लाने के लिए जो इतिहास में हमारे महापुरुष रहे थे उनको भी आज वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है।
रहा है, तो क्या क्या कारण है? उसका यही कारण है कि परिवारवाद को ही आगे लाया गया। हमेशा एक परिवार ही आगे बढ़ता रहा और उसी को मतलब आगे लाने की कोशिश की गई। और किसी भी परिवार से, ये नहीं तब, अभी भी आप पिछले कांग्रेस में देखेंगे आप, अभी भी आज भी अगर कोई नेता उनसे आगे बढ़ता है ना, और एक आम, आप हो या मैं हो या कोई भी हो, एक आम आदमी होता है तो उसका मर्डर हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आपने पिछले का अगर आप अभी 10, 20, 15 साल वाला हिस्ट्री उठा के देखेंगे, तब भी यही रहा है कि कोई आम आदमी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सिर्फ उनके परिवार से ही रहना चाहिए। तो परिवारवाद जहाँ रहेगा वहाँ देश का उत्थान कैसे होगा? जी मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से इतने सालों के बाद भी जो परिवार जो है वो राजनीति सिर्फ करते आ रहा है, और नेताजी के नाम पे जब भी उनको वोट मांगना होता है तब वो सबसे आगे आ जाते हैं, लेकिन जब नेताजी को सम्मान की बात आती है तब वो उसके खुद ही जिम्मेदार हैं, बट फिर वो ढोंग करते हैं। तो उसको कुछ बताना चाहिए। जी, ये इसके पीछे इन्होंने हमारी पहले जो महिला मोर्चा अध्यक्षा ने बताया कि सबसे बड़ा कारण है परिवारवाद। जो ये परिवारवाद है पार्टियों में, ये सबसे बड़ा कारण है जो हमारे देश को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए आपने जो बोला कि वोट मांगने के लिए आ जाते हैं आगे, ये ऐसा नहीं है कि हम ये पहली बार यहाँ पे हम कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, यहाँ पे हम हमेशा आते हैं। अच्छा, ये जो कांग्रेस के, तो हाँ ये तो है ही है कि ये तो जब वोट मांगने की बात आती है तो आते हैं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, महात्मा गांधी जी लोग के नाम को लेके वो अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी डिक्शनरी में कहीं नहीं है, वो शुरू से लेके अंत तक उनकी डिक्शनरी में सुभाष चंद्र बोस जी है ही नहीं। उनकी डिक्शनरी में महात्मा गांधी, नेहरू जी हैं, और वही परिवारवाद आज तक चला आ रहा है। आप देखो ना, उठा के शुरू से देख लो, उनकी परिवार से ही कांग्रेस पार्टी में कोई भी आगे बढ़ा है तो बढ़ा है। सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री के लिए किसी ने बोला कि उन्होंने पद छोड़ दिया, नहीं, वो कहीं पद नहीं छोड़ी है, उन्होंने अपना नाम रखा था, लेकिन वहाँ के पार्टी के लोगों में ही, दूसरे पार्टी के, उनकी पार्टी में लोगों ने ही वहाँ पे रख दिया कि दोहरी नागरिकता जिसने ले रखी है दो देशों से, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। इस वजह से उन्होंने अपना नाम पीछे लिया और मनमोहन सिंह जी को आगे रखा, जो उनकी हर बात को मानते हुए उन्होंने अपनी शासन चलाई। तो इस चीज़ से ही है कि देखो, कांग्रेस पार्टी जो परिवारवाद लेके चल रही है, ऐसा नहीं कि हम ये बोल रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग भी ये बात कहते हैं, भले वो खुल के आके, जैसे मैं माइक के सामने आके कह दे रही हूँ, वो नहीं कह पा रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे जो हैं नेता वो भी कहते हैं कि परिवारवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी देश का भला नहीं कर पाई है। जी, मैं हर्षद मैम जुड़ी थी जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज़ादी के समय से पहले भी जो परिवारवाद को लेकर जो नेहरू और गांधी जो परिवार है, उन्होंने कभी देश में उस लेवल पे जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था नेताजी को मिलने नहीं दिया। अपने स्वार्थ और परिवारवाद के लेकर ही आगे चलते रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार शुक्ला जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर आपका। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती, आपने इतना बड़ा प्रोग्राम भी कराया, तो उनका जो राजनीतिक में इतिहास में जो उनका नाम, जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था, आज वो उससे वंचित हैं। उनका जो इतिहास में जो नाम था वो लगभग गायब करने की पूरी एक साजिश की गई। आप क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, शहीद स्मृति चेतना समिति के संस्थापक स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी ने रिसर्च करके नेताजी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, और हमारी उनसे जब चर्चा होती थी, और हमने जो इतिहास का मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, मेरा मानना है कि नेताजी को जो सम्मान आज़ादी के बाद सरकार द्वारा देना चाहिए, जनता तो देती है, जनता के हृदय के हार हैं वो, जनता के लिए तो वो प्रधानमंत्री हैं, देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जनता उनको मानती है, दिल से मानती है, लेकिन जो सरकार को सम्मान देना चाहिए वो नहीं मिला। और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में जिन्होंने क्रांतिकारी काम करके देश को आज़ादी में अपना योगदान दिया है, वो नेताजी ही नहीं, ऐसे हजारों लाखों बलिदानियों के इतिहास को भुलाने का कार्य किया गया है, जो बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। और उसमें नेताजी सर्वोपरि हैं, नेताजी का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि खुद अंग्रेज़ों का मानना था, खुद अंग्रेज़ों की सेना के फौज के कमांडरों का मानना था कि उन्होंने दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन उनको जो डर लगा वो आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई से डर लगा, कि जो देश नहीं कर सकता, जो बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर सकती, वो एक नेताजी ने अपने दम पर, अपनी वाणी के दम पर, अपने व्यवहार के दम पर, अपनी सोच के दम पर खड़ा किया। उस आज़ाद हिंद फौज का डर था जो अंग्रेज़ों को यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटने में मदद कर पाया, क्योंकि उनको डर था कि जो काम विदेश में वो कर सकता है वो हिंदुस्तान की सेना को भी हमारे खिलाफ बगावत में ला सकता है। और उसी का नतीजा था कि 1946 में जो बगावत शुरू हुई,
हमारी नेवी में, और वो बढ़ती चली गई। उनको डर था कि अभी तो नेवी में शुरुआत हुई, पूरे देश में अगर फैलती है तो अंग्रेज़ अभी तो जीवित जा सकते हैं, हो सकता है कि इनको वापस जीवित जाने का मौका भी ना मिले, इसलिए ये आज़ादी की बात उन्होंने चलाई। एक बात और कही जाती है कि जो स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री हैं नेहरू जी, उनका नाम हर बार ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रधानमंत्री पद को पाने के लिए नेताजी को जो नाम था उसको किनारे कर दिया। तो आप इस पर क्या कुछ बताएं? देख, तो जब लॉर्ड माउंटबेटन थे तो उन्होंने, जब नेहरू जी के मन में आया कि मैं नेताजी से मिलूं, नेताजी का सम्मान करूं, एक बार उनके मन में आया ये बात, और वो सिंगापुर जा रहे थे, नेताजी वहाँ थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप अगर नेताजी को सम्मान देंगे, नेताजी को मिलेंगे, नेताजी के बारे में लोगों को बताएंगे तो आपका सम्मान खत्म हो जाएगा और आपको कोई प्रधानमंत्री लायक नहीं मानेगा, प्रधानमंत्री के लायक भी नहीं मानेगा, ये गलती मत करना। तो कहीं न कहीं अंग्रेज़ों की फूट डालो राजनीति वाला जो आखिरी जाते जाते भी वो ऐसा काम कर गए। उनको पता था अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वापस हिंदुस्तान आकर के और आते हैं पूरी उसमें, तो ये देश का जो टुकड़े हुए ये भी नहीं होता, जो देश से यहाँ अंग्रेज़ गए हैं शर्तें उल्टी सीधी लाद करके, वो नहीं होता, ये उनको पता था। इतिहास गवाह है, अगर नेताजी के कार्यों का मूल्यांकन आज तक नहीं हो पाया है, आज भी आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई को सिलेबस में रखा गया नहीं है, आईएएस के सिलेबस में नहीं है, नेताजी की ये लड़ाई नहीं पढ़ाई जाती है कि कहीं आज़ाद हिंद फौज ने लड़ाई लड़ी है। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आज़ाद हिंद फौज की उस लड़ाई को जो बर्मा में लड़ी, जो सिंगापुर से जो सेना खड़ी हुई, उसके बारे में, उसके इतिहास को पढ़ाया जाए। ने सब कुछ अर्पित कर दिया देश पर और उसका नाम अगर नहीं रखा, इस साजिश बहुत दिनों तक रुक नहीं सकती है। साजिश करने वाले बहुत दिनों तक सफल नहीं होते हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्सियत को दबाने की कोशिश करोगे तो शख्सियत और ऊंची आती है। सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जयंती है, उस मौके पर आप कुछ पंक्तियां सुनाना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। नेताजी को मैंने छंदबद्ध आला में अंकित किया है और जिस तरह सिंगापुर की लड़ाई में वो जवानों को तैयार करते हैं, उसका चित्रांकन मैं आपको बताता हूँ कि सिंगापुर के मैदान में नेतन धर्यो गदोरिया में प्राण, और तुम हूँ हम हूँ भारत माँ का खाकर अन्न हुए न तैयार, और भारत माता रोवत घूमे तो धिक्कार जिंदगी का, लिया तिरंगा तब सुभाष ने जय जय हिंद किया हुंकार, बढ़ा हौसला तब गांधी का लई बजरंग बली का नाम, और फांदी फांदी गोरन का कूटो जैसे कूटी जाए अटार, और फिरत फिरंगी का कहूँ पाओ पी लो खून कलेजे क्यार, और फांदी फांदी गोरन का कूटो जैसे कूटी जाए अटार, बाजी फिरंगी जा नहीं पावे सुन लो हिंद देश के लाल, सुन लो हिंद देश के लाल, जय हिंद जय भारत। ये थे हमारे साथ प्रेम कुमार शुक्ला जी, जिनका कहना है कि भले ही कांग्रेस ने और नेहरू जी ने, चाहे कोई भी सरकार आए जाए, उन्होंने कितना ही नेताजी सुभाष चंद्र की जो शख्सियत थी उसको दबाने की कोशिश की हो, लेकिन वो भारत के जो लोग हैं उनके दिलों में हमेशा से बसे हैं और आगे भी उनका नाम जो है वो चमकता रहेगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।